हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के एजुकेशनल क्लास में। आज हम लोग जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो सॉल्यूशन चैप्टर का सॉल्युबिलिटी है। हम लोग इक्विलिब्रियम में भी सॉल्युबिलिटी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके थे। यहाँ भी हम लोग सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर सॉल्युबिलिटी को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो पहले तो हम ये जानते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है बेटा, मान लो सॉल्युबिलिटी, मान लो ये 1 लीटर कोई भी सॉल्वेंट है, वाटर है, अल्कोहल है, कोई एक सॉल्वेंट है, उसमें कोई सॉल्यूट ऐड करते हो तो सॉल्यूट वो पॉइंट जिसमें सॉल्यूट का डिसॉल्व होना बंद हो जाता है, उस पॉइंट पे हम सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मींस जब तुमने पूरा खाना पेट भर कर खा लिया, उसके बाद तुम कुछ भी नहीं खा सकते, मींस ये कह सकते अब सैचुरेट हो गया, पेट पूरा भर गया है, अब नहीं खा सकते, अब खाएंगे तो फिर रिफ्लक्स कर देंगे। ठीक है, वही सिचुएशन यहाँ पे जब तुम शुगर के पार्टिकल या कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल इसमें डिसॉल्व करते जाते हो, इनिशियली उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, डिसॉल्व होते जाएंगे, लेकिन एक ऐसी पॉइंट आएगी जिसमें सॉल्यूट का डिसॉल्व होना बंद हो जाता है। उस पॉइंट पहुंचने के लिए सॉल्यूशन हो जाता है क्या, सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड बनाने के लिए सॉल्यूट का जितना अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम लगा उसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट required to dissolve unit volume of solvent to form saturated solution at given temperature and pressure is known as solubility. It can be expressed in gram per liter or mole per liter. Gram per liter or mole per liter. The amount of solute, amount को हम मोल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। The amount of solute dissolving unit volume of solvent to form saturated solution is known as solubility. ठीक है, हमें तो यहाँ solubility पढ़ना है, solubility of solid liquid और पढ़ना है solubility of gas liquid। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं solubility of solid liquid। अब मान लो ये सॉल्वेंट है, इसमें कोई सॉलिड सॉल्यूट, शुगर ही ऐड कर रहे हैं, सॉल्ट भी ऐड कर रहे हैं, कोई भी ऐड करेंगे। जब सॉलिड सॉल्यूट ऐड करेंगे तो इनिशियली क्या होगा, सॉल्यूट स्टार्ट होना शुरू होगा, सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में बढ़ता जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन का कंसिस्टेंसी बढ़ता जाएगा। एक ऐसी पॉइंट हो आएगी बेटा जब सॉल्यूट का डिसॉल्व होना बंद हो जाता है। जब सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन। और जब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया तो जो सॉल्यूट पार्टिकल ऑलरेडी डिसॉल्व्ड है सॉल्यूशन में, वो इनसॉल्युबल सॉल्यूट पार्टिकल को कोलाइड करते हैं, डोंट कम इनसाइड। ठीक है, तो वो क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाते हैं, क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। जिस पोजीशन पे ये दोनों प्रोसेस साथ हो उसको कौन सा बोलेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेज। दोनों पोजीशन साथ में हो मतलब डिसॉल्व भी हो रहे हैं, क्रिस्टलाइज भी हो रहे हैं। 11 पढ़ रखा बेटा, जो इक्विलिब्रिया होता है, इक्विलिब्रिया इज अ डायनेमिक, इट्स नॉट स्टैटिक। इक्विलिब्रिया डायनेमिक, कंसिस्टेंटली चलता रहे, रुकेगा नहीं, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के बाद रुकेगा नहीं। नए सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व होंगे, जो डिसॉल्व है वो क्रिस्टलाइज होते जाएंगे, ये प्रोसेस कंसिस्टेंटली चलता रहेगा। तो इसलिए कहते हैं जो डिसोल्यूशन है, जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी एक फिजिकल इक्विलिब्रिया है, और जो इक्विलिब्रिया होती है वो डायनेमिक होती है, वो प्रोसेस रुकता नहीं है, दोनों डायरेक्शन में चलता रहता है। यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेज पे रेट ऑफ डिसोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो इस पोजीशन में पहुंचने के लिए सॉल्यूट की जो अमाउंट लगा वही सॉल्युबिलिटी है। यानी सिंपली कह सकते हो, द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। The solution in which no more solute can be dissolved is known as saturated solution। जैसे आप किसी पार्टी में जाते हो और खूब जम के खाते हो, जब आपने जम के खाया है फिर अचानक से कोई दूसरा डिलीशियस आइटम आ गया, अब तुमने तो यहाँ टंकी पूरी फुल कर ली है, फिर नहीं खा सकते हो। ठीक है, उसके लिए क्या होगा, तब अंदर से कुछ बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे फ्रांस की जनजाति होती है, वहां पे वो अगर कुछ उनको अच्छा आइटम मिलता है तो वो ओमिटिंग कर देते हैं, तो वहां कुछ बाहर निकला तभी कुछ अंदर जा सकता है। ठीक है, नॉर्मली हमारे कल्चर में ऐसा नहीं है, हमारे कल्चर में ऐसा नहीं है, लेकिन अगर ऐसा करना पड़े तो फिर इसका एक ही रास्ता है, जो खाया पहले वो डाइजेस्ट हो या फिर उसको रिफ्लक्स करे। ठीक है, तो
यहां पे इक्विलिब्रियम स्टेज पे क्या होगा, रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इक्वल हो जाती है। तो उस पोजीशन में पहुंचने में जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इन व्हिच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन इन व्हिच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इज नोन एज अनसैचुरेटेड। तुमने बस दो ही तो निवाले खाए हैं, एक ही दो रोटियां खाई हैं, अभी पेट खाली है, अभी आप और खा सकते हो, अनसैचुरेटेड हो, ठीक है, अभी और खा सकते हो, सेम कंडीशन भी, कोई कंडीशन चेंज नहीं करनी है, ठीक है। अब वो ऐड आता है ना, आपने हाजमोले की गोली खाई फिर और समोसे खा सकते हो, तो वो कंडीशन लगानी पड़ी, लेकिन कंडीशन सेम, जो कंडीशन इनिशियल थी वही कंडीशन में अगर सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होता तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेम कंडीशन सॉल्यूट अगर आगे और अधिक डिसॉल्व हो रहा है तभी वो अनसैचुरेटेड है, अभी उसकी सॉल्युबिलिटी का अमाउंट नहीं पहुंचा हुआ है, ठीक है। ये तो हो गई सॉल्युबिलिटी। अब हमारा जो क्वेश्चन आता है फैक्टर अफेक्टिंग, हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, सॉलिड इन लिक्विड, तो फैक्टर कौन कौन से फैक्टर रहेंगे, आप इसको ध्यान से देखिए बेटा। फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इसमें पहला फैक्टर नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर को डिपेंड करती है उसकी सॉल्युबिलिटी पे, ठीक है। आप बेटा जानते हो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बताया जाएगा 11th में केमिकल बॉन्डिंग से ही है, लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा है वैसे को डिसॉल्व कर लेता है। जो पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। एक सिंपल से एक वर्ड है, एक सेंटेंस छोटा सा, लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा है वैसे को डिसॉल्व कर लेगा, दैट इज polar solute dissolving polar solvent, non-polar solute dissolving non-polar solvent। सिंपली एग्जांपल ले लो, आपके घर पे टेबल सॉल्ट है, शुगर होता है, टेबल सॉल्ट शुगर वाटर में इजीली सॉल्युबल होता है। आपके घर में नेपथलीन बॉल भी यूज होती है, लेकिन वो नेपथलीन बॉल वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, वाटर के सिंक में पड़ा होता है, जब तक वाटर जाता रहता है वो जल्दी इवेपोरेट नहीं होता, जल्दी गायब नहीं होता, वो तब होगा सब्लाइम, क्योंकि सब्लिमेशन एंथैल्पी बहुत लो होती है। तो अब ये तुम्हारा जो गर्मियों का सीजन है, गर्मियों के सीजन में अगर कुछ देर उसको वैसे छोड़ दोगे तो गायब हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन जब तक वाटर में रहेगा वो घुलेगा नहीं, डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि नेपथलीन टोटली नॉन पोलर है, वाटर पोलर सॉल्वेंट है। तो नेपथलीन बॉल्स वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, शुगर और साल्ट वाटर में डिसॉल्व होते हैं। अगर उसके उलट दो, नेपथलीन बॉल को तुम ईथर में डिसॉल्व करो, या पेट्रोल, आपके पेट्रोल व्हीकल्स में यूज होता है, वो भी पेट्रोल एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, कैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट है, पेट्रोल में आप नेपथलीन बॉल जैसे डालोगे गायब हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, दोनों का नेचर सेम है, दोनों नॉन पोलर हैं। लेकिन उसी पेट्रोल में अगर हम सॉल्ट ऐड करेंगे बेटा तो सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होगा। सॉल्ट क्या है, आयनिक सॉल्यूट है, पोलर सॉल्यूट है, वो वाटर में सॉल्युबल होगा, लेकिन पेट्रोल में या किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में या किसी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट में तुम्हारा सॉल्ट या शुगर ये सॉल्युबल नहीं होंगे। तो पहला सॉल्युबिलिटी का इन्फ्लुएंस करने फैक्टर नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जो जैसा सॉल्यूट है उसी तरीके उसी नेचर के सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा, सिंपल सा एक प्लेन लाइक डिसॉल्व लाइक। सेकंड फैक्टर टेम्परेचर। टेम्परेचर बेटा solubility is either endothermic or exothermic. Solubility is either endothermic or exothermic, या तो हीट एनर्जी इवॉल्व होगी या हीट एनर्जी एब्सॉर्ब होगी। अब हम 11th में ली-चाटलियर प्रिंसिपल हम लोग पढ़ चुके हैं। ली-चाटलियर प्रिंसिपल क्या होता है, जब किसी इक्विलिब्रियम सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फैक्टर अप्लाई करते हैं तो इक्विलिब्रियम अपने आप को उस डायरेक्शन में शिफ्ट करता है जहां अप्लाइंग इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाए। When an equilibrium system subjected to any change like temperature, pressure and concentration, then equilibrium system shifted in that direction where applying effect becomes null, यानी कि जहां उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाए। तो अगर कोई सॉल्युबिलिटी इंडोथर्मिक है
if solubility is endothermic process। यानी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके ही डिजॉल्व हो रहा है, यानी जितना टेम्परेचर दोगे तेजी से डिजॉल्व होगा। एग्जांपल ले लो, अगर यहाँ पे समर सीजन में आपके पास टैंक का ऊपर टैंक का भी पानी है, बहुत खौलता हुआ होता है दोपहर के टाइम में, और फ्रीज में भी पानी रखा होता है, फ्रीजर में भी होता है, सुपर कूल लिक्विड है यानी कि बहुत चिल्ड वाटर है। आप शुगर को उसमें डिजॉल्व करके देखोगे, जिसका टेम्परेचर हाई होगा उसमें शुगर इजीली डिजॉल्व होगा, जिसका टेम्परेचर बहुत लो होगा उसमें शुगर इजीली डिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि शुगर की सॉल्युबिलिटी, सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी इंडोथर्मिक है, ठंडे पानी में जल्दी सॉल्ट भी डिजॉल्व नहीं होगा और शुगर भी डिजॉल्व नहीं होता है। लेकिन गर्म पानी में शुगर और सॉल्ट दोनों इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं, जल्दी डिजॉल्व हो जाते हैं, यानी कि इफ सॉल्युबिलिटी इज एंडोथर्मिक प्रोसेस देन solubility increases with increase the temperature। Take an example, sodium chloride dissolve in water। ये प्रोसेस क्या है? प्रोसेस एंडोथर्मिक है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो इस NaCl जो एक्वस बनाएगा उसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर देने पे बढ़ जाएगी, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही बना है, अगर टेम्परेचर दोगे तो उसमें और अधिक सॉल्यूट को डिजॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो उसी के कंट्रास्ट हो गया। जब एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर देने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, इसका मतलब जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो टेम्परेचर देने पे सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूना, व्हाइट वॉशिंग के लिए पहले यूज होता था घरों में, अब तो पेंट आ गए, बहुत डिफरेंट कलर वैरायटी पेंट आ गए, पहले चूना यूज होता था। चूने का एक साइंटिफिक इफेक्ट भी होता था, केवल व्हाइट वॉशिंग घर चमकने के लिए नहीं था उस समय। एक साइंटिफिक इफेक्ट क्या था, जो चूना होता है बेटा, लाइम होता है, वो जर्मिसाइड होता है, जर्म्स को किल करता है। तो जब चूने से व्हाइट वॉशिंग होती थी तो साल भर में दीपावली का टाइम, लगभग एक फेस्टिवल का टाइम बना दिया गया कि साल भर में एक बार व्हाइट वॉशिंग होनी है। तो व्हाइट वॉशिंग चूने से होने का उसका जो साइंटिफिक रीजन था कि वो जितने भी जर्म्स हैं, माइक्रोब्स हैं जो वॉल में पड़े हुए हैं, मॉइस्चर के कारण वहां जर्मिनेट कर गए, वो चूने से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और चूने की जो सॉल्युबिलिटी है, जब टेम्परेचर आप दोगे तो चूने की सॉल्युबिलिटी घट जाती है, क्योंकि वो खुद ही जब डिजॉल्व होगा तो हिसिंग साउंड के साथ हीट एनर्जी रिलीज करता है। 11th में एस ब्लॉक में बताया भी गया है, हिसिंग साउंड के साथ वो हीट एनर्जी रिलीज करता है। यानी कि चूने को जब डिजॉल्व करोगे तो टेम्परेचर जितना लो होगा वो उतनी आसानी, यानी ठंडे पानी में तेजी से डिजॉल्व होगा, गर्म पानी में आसानी से डिजॉल्व नहीं होगा। तो सिंपल उसके कंट्रास्ट, if solubility is exothermic process, then solubility decreases with increase the temperature, हीट ये रिलीज करेगा। यानी कि जो लाइम की सॉल्युबिलिटी है, चूने की जो सॉल्युबिलिटी है, वो टेम्परेचर देने पे घट जाएगा। तो ये टेम्परेचर, ये अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू लीच-एटलियर प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हुआ बेटा? लीच-एटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये एक इक्विलिब्रिया है, ये एक इक्विलिब्रिया है, दोनों डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, और फिजिकल इक्विलिब्रिया है, सॉल्युबिलिटी फिजिकल इक्विलिब्रिया है, इसलिए अगर ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो हीट एनर्जी दोगे तेजी से डिजॉल्व होगा, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन जाने पे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता जाएगा। और अगर एक्सोथर्मिक है, तुमने हीट दिया तो सिस्टम की हीट एनर्जी बढ़ेगी, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगा, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर देने पे घट जाती है। थर्ड फैक्टर है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। बेटा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, सॉलिड एंड लिक्विड बोथ आर ऑलमोस्ट अनकंप्रेसिबल।
और जो कंप्रेस नहीं होगा उस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज ऑलमोस्ट नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेशर बिकॉज बोथ आर ऑलमोस्ट अनकंप्रेसेबल। जिसको कंप्रेस नहीं कर सकते उस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। बेटा प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी का इफेक्ट पड़ेगा। अलग अलग गैसेस हैं, जैसे हीलियम गैसेस है, इज वेरी मच लेस सॉल्युबल। ऑक्सीजन गैस है, दैट इज आल्सो लेस सॉल्युबल देन द HCl गैस। HCl इज और हीलियम से ज्यादा सॉल्युबल ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन ज्यादा सॉल्युबल HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस वाटर में मच मोर सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो हर गैस की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है, उसको आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ऑक्सीजन की जितनी भी सॉल्युबिलिटी है वो एक्वाटिक लाइफ को सस्टेन करने के लिए सफिशिएंट होती है। ठीक है, अब हम एक सिस्टम एज्यूम करते हैं जो ऑलरेडी जिसमें गैस डिसॉल्व लिक्विड सॉल्वेंट में और वो इक्विलिब्रियम स्टेज को अटेन कर चुका है। ठीक है, सपोज सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम स्टेट। ये लेवल आपका लिक्विड सॉल्यूशन का है, और ये इनसॉल्युबल गैसियस पार्टिकल है। ये सॉल्यूशन के ऊपर का एरिया है जिसमें इनसॉल्युबल गैसियस पार्टिकल है और इस पे प्रेशर लगा हुआ है। ठीक है, हम इसको एज्यूम करते हैं ये इक्विलिब्रियम स्टेज में है, यानी कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। यहां गैस है इसलिए टर्म क्रिस्टलाइजेशन के बजाय इवेपोरेशन। ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम स्टेट में है, इसका मतलब रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, पढ़ना इसमें हमें सीधे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर इफेक्ट करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर, क्योंकि यहां पे एक पार्टिकल जो है एक कंपोनेंट गैस है सॉल्यूट जो कंप्रेसिबल होता है। अब एक हम उसी को इसी सिस्टम पे मानते हैं, हमने प्रेशर अप्लाई किया। अब प्रेशर अप्लाई किया तो लिक्विड तो अनकंप्रेसिबल है, लिक्विड के वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन जब प्रेशर बढ़ाया तो जो गैसियस पार्टिकल है दे आर कंप्रेस्ड इन ए स्मॉल एरिया। ये एक छोटे से एरिया में कंप्रेस्ड हो गए बेटा। जब छोटे से एरिया में कंप्रेस्ड हो गए तो गैसियस पार्टिकल स्टार्ट स्ट्राइकिंग विद ईच अदर एंड विद द सरफेस ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। क्योंकि कहीं जगह नहीं मिलेगा, फिर कहां जाएंगे, लिक्विड सॉल्यूशन में, और अधिक प्रेशर बढ़ेगा और अधिक सॉल्यूट डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। जब प्रेशर बढ़ाओगे तो और अधिक सॉल्यूट डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे और तब तक डिसॉल्व होते रहेंगे जब तक एक नई इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश ना हो जाए। क्योंकि अब यहाँ पे गैसियस पार्टिकल की डेंसिटी बढ़ जाएगी तो गैसियस पार्टिकल कोलाइड करते, उसमें रैंडम मूवमेंट होता है, कोलाइड करेंगे अपने सराउंडिंग से, अपने गैसियस पार्टिकल से। सराउंडिंग यहाँ पे ये कंटेनर है, इस पे प्रेशर को इफेक्ट होगा नहीं। तो ये लिक्विड में जिसमें गैस ऑलरेडी डिसॉल्व कर सकते हैं, तो लिक्विड में गैसियस पार्टिकल इंटर करना शुरू करेंगे तब तक जब तक एक नई इक्विलिब्रियम रीएस्टेब्लिश ना हो जाए। तो कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस। ठीक है, प्रेशर और सॉल्युबिलिटी में सबसे पहले जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया था हेनरी ने दिया था, उसको हम हेनरी लॉज के नाम से जानते भी हैं। हेनरी ने क्या बताया था, the amount of gas in the solution is directly proportional to the pressure applied on the solution। ठीक है, यानी कि सीधे सीधे था is directly proportional, मोल्स कह सकते हो, अमाउंट मास में कह सकते हो। ठीक है, इनके टाइम में साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने लेवल में आपने पढ़ा था डाल्टन पार्टिकल प्रेशर लॉ।
उन्होंने ही पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में रिलेशनशिप दिया। तो जब पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन रिलेशनशिप दिया, क्योंकि गैसेस पार्टिकल एक तो हो नहीं सकते, बहुत सारे गैसेस पार्टिकल होंगे, सबके मोल फ्रैक्शन अलग अलग होंगे। जब मोल फ्रैक्शन 11 में आपने पढ़ा था मोल फ्रैक्शन का पार्शियल प्रेशर रिलेशनशिप, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ में था, पढ़ा था PA इज इक्वल टू P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन, ये आपने पढ़ा था, ठीक है। तो एक रिलेशनशिप बताया था, उस गैस का पार्शियल प्रेशर जितना अधिक होगा उसका मोल फ्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। तो इन्होंने, हेनरी ने बताया द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन, या कह सकते हो द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन। तो ये जो इक्वेशन आया, तो प्रोपोर्शनलिटी इन्होंने चेंज की, KH, जहां KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट। किसी भी गैस के हेनरी कांस्टेंट अगर आप लिखो KH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन मोल फ्रैक्शन, यानी कि अगर किसी भी गैस का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में कम होगा तो उसका हेनरी कांस्टेंट ज्यादा होगा, यानी कि अगर मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो हेनरी कांस्टेंट कम होगी। तो जिस भी गैस के एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पे जिस भी गैस की KH की वैल्यू है, सभी गैस की हेनरी कांस्टेंट की एक फिक्स वैल्यू होती है पर्टिकुलर टेंपरेचर पे। पर्टिकुलर टेंपरेचर इन्फ्लुएंस होता है, ध्यान रखना, पर्टिकुलर टेंपरेचर पे फिक्स KH की वैल्यू होती है। तो पर्टिकुलर जिस भी गैस की उस पर्टिकुलर टेंपरेचर पे KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी लिक्विड सॉल्यूशन में उतना कम होगा, और KH की वैल्यू जितनी कम होगी उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट, यहां KH हेनरी कांस्टेंट है किसी भी गैस के लिए। जैसे सपोज दैट यू हैव टू गैसेस A एंड B, ठीक है, टू गैसेस A एंड B, A की KH की वैल्यू KH ऑफ A इज मोर देन KH ऑफ B, तो जिसकी KH की वैल्यू अधिक है उसकी सॉल्युबिलिटी कम है, जिसकी KH की वैल्यू कम है उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। अगर हेनरी कांस्टेंट का रिलेशनशिप ये होगा तो सॉल्युबिलिटी का रिलेशनशिप क्या होगा, सॉल्युबिलिटी कौन ज्यादा होगा, B ज्यादा होगा, ना कि A। क्वेश्चन आता है एक टू गैसेस A एंड B, A हैव द हायर KH वैल्यू, B हैव द लोअर KH वैल्यू एंड वाइस वर्सा, जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, व्हिच वन इज मोर सॉल्युबल, तो हमेशा याद रखना जिसकी KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी, जिसकी KH की वैल्यू जितनी कम होगी उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। KH की वैल्यू इसीलिए जो हमारे सी डाइवर्स होते हैं, सी डाइवर्स जब हम ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर डेप्थ में जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, जो प्रेशर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी, क्योंकि एयर का कलेक्शन लेके जाते हैं, ब्लड में डिजल्व होता है, उस हाई प्रेशर पे डेप्थ में नाइट्रोजन भी, उस जो एयर लेके जाते हैं, एयर में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन भी हमारे ब्लड में डिजल्व हो जाता है। नाइट्रोजन हमारे बॉडी में कोई काम नहीं है। जैसे ही हम सी लेवल पे आते हैं, अर्थ के लेवल पे आते हैं, तो वो नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगा हमारे ब्लड से बबल्स के रूप में, तो जाएगा कहां, क्योंकि हमारा ऑक्सीजन गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो वो जो ब्लड डिजल्व हो, हमारे ब्लड में नाइट्रोजन डिजल्व हुआ तो हमारे ब्लड कैपिलरीज के वेन्स को ब्लॉक कर देता है, बहुत ही पेन्स होती है, इसको बोलते हैं बेंड डिजीज। तो किया क्या गया, अब इसका हेनरी का एप्लीकेशन क्या है, तो किया क्या गया बेटा, वहां से नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया गया हीलियम से, और हीलियम जो गैस है उसकी KH की वैल्यू सबसे अधिक है, हाई प्रेशर पे भी हीलियम की सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, तो काफी हद तक हम लोग बेंड डिजीज से बच जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हीलियम गैस की यहाँ एप्लीकेशन हेनरी का लगाया, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू से बताते हैं, हेनरी कांस्टेंट KH की वैल्यू, KH की सबसे अधिक है, हीलियम की, हेनरी कांस्टेंट हीलियम की सबसे अधिक है, यानी हीलियम की सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। तुम्हारे कोल्ड ड्रिंक में आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजल्व होता है वो भी हाई प्रेशर पे डिजल्व होता है, हाई प्रेशर लगाते हैं, हाई प्रेशर पे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस कोल्ड ड्रिंक में डिजल्व होता है। या जितने हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, माउंटेन्स पे जितने या माउंटेन क्लाइंबर होते हैं,
जब हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड में कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम जब हायर पे जाते हैं प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होगा तो हमारे ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम होगी, जब ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम होगी तो हम एनॉक्सिया डिजीज यानी दिमाग काम करना बंद कर देगा। तो उसके लिए जितने माउंटेन क्लाइंबर होते हैं वो साथ में क्या लेके जाते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर, जो यहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं और उसमें प्रेशर गेज लगा होता है, प्रेशर से मेंटेन, वहां प्रेशर मेंटेन कर रहते हैं, ऑक्सीजन डिजल्व होता रहता है। लेकिन जो वहां हाई एल्टीट्यूड पर रहते ही हैं उनके लिए क्या होता है? उनके देखो चिक्स बहुत ही पिंक हो जाते हैं, रीजन उनके बॉडी में हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी बढ़ जाती है। ज्यादा हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन ज्यादा पकड़ के लेके जाएगा, अंदर ज्यादा ऑक्सीजन पकड़ के ले जाएगा, उनके सर्वाइवल के लिए फिट हो जाता है। तो ये भी किसका एप्लीकेशन है? हेनरी लॉ का ही एप्लीकेशन है। तो माउंटेन क्लाइंबर भी होते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर इसीलिए लेके जाते हैं क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम होती है, इसलिए उस जो सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं उसमें प्रेशर गेज मेंटेन करने के लिए बना होता है, जिससे वो प्रेशर मेंटेन करते हैं और ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी बनी रहती है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर हो गया, और गैस की सॉल्युबिलिटी जो नेचर है उसकी केएच की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। वो केएच की वैल्यू आपके क्वेश्चन में या तो क्लू रहेगा या तो क्वेश्चन में दिया जाएगा। जिसकी केएच की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, जिसकी केएच की वैल्यू कम होगी उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। और एक चीज ध्यान रखना, केएच की वैल्यू टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा केएच की वैल्यू बढ़ेगी, और केएच की वैल्यू बढ़ेगी तो उसकी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। इसीलिए बेटा जो ऑक्सीजन जो एक्वेटिक लाइफ है दे आर बेटर सस्टेन इन कोल्ड वाटर स्ट्रीम रेदर देन हॉट वाटर स्ट्रीम। क्यों? क्योंकि कोल्ड वाटर स्ट्रीम में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए उनकी सर्वाइवल बेटर होती है किसमें? कोल्ड वाटर स्ट्रीम में। और हॉट वाटर स्ट्रीम में उनकी सर्वाइवल थोड़ी सी पुअर हो जाती है क्योंकि हॉट वाटर स्ट्रीम में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो इसका मतलब अगर हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो एक फैक्टर हमें हेनरी से ही मिल जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केएच बढ़ जाएगी, गैस की सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। टेम्परेचर घटाएंगे केएच घट जाएगी तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। हम इसको ली चार्टियर प्रिंसिपल से भी समझ सकते हैं। बेटा जितना गैस का डिसॉल्व होना मतलब गैस का कंडेंस होना, और कंडेंसेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कंडेंसेशन क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और जो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है यानी कि डिसॉल्व होने पे हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो टेम्परेचर दोगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। इस चीज को ध्यान रखना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में आप हेनरी कांस्टेंट से भी एक्सप्लेन कर सकते हो और ली चार्टियर प्रिंसिपल से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, बिकॉज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस मींस कंडेंसेशन एंड कंडेंसेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। That's why solubility of gas decreases with increase the temperature. Okay? इससे अगले क्लास में हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड पढ़ेंगे।